गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर हमने ऑलरेडी ये मुद्दा डिस्कस किया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रोल है, इलेक्टोरल रोल, उसको रिवाइज किया जा रहा है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं। मैंने जैसा उस दिन डिस्कस भी किया था कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वोट करने का हक उनको ना मिल पाए क्योंकि वो डॉक्यूमेंट शायद ना जमा करा पाए 25 जुलाई तक। अब इसी चीज के ऊपर मुद्दा कोर्ट में चला गया है एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 10 जुलाई को जो अलग अलग दलीलें हैं इसके रिगार्डिंग वो सुनेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली ये भी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले महीनों में बिहार के अंदर इलेक्शन है, तो इलेक्शन से जस्ट पहले अचानक से इस तरह से बड़ी तेजी और जल्दबाजी के अंदर इतना करने की क्या जरूरत है? क्योंकि रीजन बीइंग देखो 25 जुलाई तक ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। अगर नहीं हुए तो क्या होगा उसके बाद? कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है कि उसके बाद भी मौका दिया जाएगा, पर क्या उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है फिर उनके साथ क्या होगा? क्या वो लोग वोट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? वी डोंट हैव द कंप्लीट क्लैरिटी एंड जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग हो रही है। बहुत सारी पार्टीज, एनजीओज, एक्टिविस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे गए हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो कपिल सिब्बल जी हैं उन्होंने यही पूछा है कि इस चीज़ की अभी क्या ज़रूरत है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस एंड इतनी जल्दबाजी में ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि एक महीने के अंदर लगभग 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो क्या वो पॉसिबल है ह्यूमनली? क्या लाखों लोग ऐसे तो नहीं है जो इससे छूट जाएंगे इस चीज को? राइट। तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड 10 जुलाई को ये मामला यहाँ पे सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के पहले बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर गूगल्स एआई ओवरव्यूज। अब इसका क्या मतलब? देखो, कई बार ना आप लोग कोई चीज सर्च करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे गए, आपने क्रोम वगैरह ओपन किया एंड आपने टाइप किया लेट्स से रेपो रेट। ठीक है। अब हो सकता है यार यहाँ पे आपने जैसे सर्च किया रेपो रेट, आपको बहुत सारे लिंक्स आए। हो सकता है पीडब्ल्यू ओनली है इसका है, कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, कुछ इन जनरल रेपो रेट के रिगार्डिंग कुछ और न्यूज़पेपर्स वगैरह के आर्टिकल्स होंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। पर आजकल पिछले 1 डेढ़ साल से पता क्या होने लग गया है? इन पर्टिकुलर लिंक्स के ऊपर भी एक गूगल एआई ओवरव्यू यहाँ पे आ जाता है। वहां पर वो खुद ही अपने आप के एक लैंग्वेज के अंदर आपको समझा देगा कि हाँ, रेपो रेट ये होता है, वो सारी चीजें। गेटिंग द पॉइंट? तो देखो, इससे पता क्या हुआ? शायद जो पहले आप पीडब्ल्यू ओनली की वेबसाइट ओपन करते थे या किसी और चीज़ों की वेबसाइट आप ओपन करते थे, अब वो वेबसाइट ना ओपन करके आपको डायरेक्टली गूगल ने ही उसका जवाब दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के जो क्लिक्स होंगे वो कम हो जाएंगे। सहमत है? बिल्कुल। पहली बात तो ये डेटा आया कहाँ से? ये जो गूगल एआई ओवरव्यू पर आया, ये कहीं ना कहीं यहीं से तो इसने उठाया है। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, इनके क्लिक्स कम हो जाएंगे तो इनको जो एड रेवेन्यू वगैरह आता था वो भी कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना गूगल क्या कर रहा है? गूगल अपने सर्च इंजन का मिसयूज कर रहा है। सर्च इंजन के ऊपर जो रिजल्ट आएंगे वो इनके थ्रू आएंगे, पर इनको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, सारा बेनिफिट गूगल को मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपने आप में चिंताजनक विषय है जो कि इन सभी ने यहाँ पे उठाया है। राइट। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पर गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट यहाँ पे करी गई है। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको ध्यान ही रखना है एआई ओवरव्यू क्या है जो गूगल इस तरह से एआई के थ्रू यहाँ पे ये चीजें जनरेट करता है। आप लोगों ने चैट जीपीटी सुना होगा, ठीक है? वो ओपन एआई के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, पर जब गूगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जेमिनाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एआई जनरेटेड समरीज होती हैं जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट के सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी, जो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करती हैं एंड अकॉर्डिंगली जो यूजर की क्वेश्चन है उसको यहाँ पे आंसर किया जाता है। हो सकता है पैराग्राफ की फॉर्म में हो, लिस्ट हो गया, टेबल हो गया, इस तरह की फॉर्म में आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। ठीक है ना? तो गूगल एक तरह से इस तरह से जनरेटिव एआई रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करता है यूजिंग इट्स एआई मॉडल जेमिनाई। और यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो कहीं ना कहीं वेब इंडेक्स से इंफॉर्मेशन पिक करता रहता है इन द रियल टाइम। बाकी देखो आउटपुट में क्या होता है, एक समरी होती है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वेब रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसी वजह से गूगल के ऊपर ये पब्लिशर्स क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि उनके क्लिक थ्रू जो है ना वो कम हो रहे हैं।
कि लोग उन लिंक्स के ऊपर नीचे जो लिंक्स होंगे अलग अलग वो कम क्लिक करेंगे, उससे उनका एड रेवेन्यू कम हो पाएगा, सब्सक्रिप्शन कम हो जाता है इस वजह से। प्लस एट द सेम टाइम आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि गूगल ने क्या कर लिया, वेब कंटेंट को मिस यूज कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि जो एआई है, एआई कैसे अच्छा होता रहता है सर, जैसा हम एआई को डेटा इनपुट देते रहेंगे कहीं ना कहीं वो और बेहतर होता रहेगा। तो एआई ने अपने आप को बेहतर कैसे किया, अरे गूगल जेमिनाई ने, और कुछ नहीं, वो जो नीचे अलग अलग तरह के वेब लिंक्स थे ना, उन्हीं से तो अपने आप को ट्रेन किया। तो ट्रेनिंग गूगल डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से ले रहा है, कमा पैसे खुद रहा है, जिन लोगों ने वो कंटेंट बनाया है उनको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। बाकी इवन अगर हम बात करें ना, एआई ओवरव्यूज के अंदर एड्स भी प्लेस होने लगी हैं। कहने का मतलब कि जो कंटेंट बन के आया एआई के अंदर, वहां पर भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एड्स आएंगी, उसका पैसा गूगल के पास जाएगा। तो कंटेंट कोई और क्रिएट कर रहा है, सारा पैसा गूगल के पास जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क और भी ज्यादा बन जाता है, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई बंदा सोचे यार कि सारा फायदा तो गूगल उठाता रहता है, मुझे नहीं ये बेनिफिट उठाना है ना, मुझे नहीं, मुझे इंश्योर करना है कि गूगल इससे बेनिफिट ना उठाए, तो गूगल क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, आप कंटेंट मत डालो गूगल के ऊपर, आप कंटेंट मत डालो अगर आपको ज्यादा दिक्कत है। अब मुझे बताओ, अगर कोई इंसान गूगल के ऊपर अपना कंटेंट डालेगा ही नहीं, तो भाई कहाँ पे डालेगा। मोनोपोली तो पूरी गूगल की है सर्च मार्केट के अंदर, सारे लोग तो गूगल पे सर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते नहीं हो कि गूगल अपना एआई के अंदर आपका कंटेंट इस्तेमाल करे, आप गूगल के ऊपर कंटेंट डालो ही मत। और अगर नहीं डालोगे ना, नुकसान आपका ही है, क्योंकि सब कुछ तो हर बंदा सर्च तो गूगल के ऊपर ही करता है। तो ये भी अपने आप में लोगों के लिए दिक्कत है। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी ट्रस्ट। जब कोई मोनोपोली का, प्राइस फिक्सिंग का या मार्केट डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल करता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंटी ट्रस्ट। गूगल के ऊपर पहली बार नहीं, पास्ट में कई बार इस तरह के एंटी ट्रस्ट के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड है जो आपका, राइट, जैसे iOS है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यहाँ पे एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, राइट। तो एंड्रॉयड का भी गलत इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल खुद की अपनी सर्विस को ज्यादा प्रमोट करता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, तो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंट पोजीशन का उसने यहाँ पे अब्यूज किया है। तो गूगल के कॉन्टेक्स्ट में ये भी बातें न्यूज में देखने को मिलती हैं। बाकी जनरेटिव एआई तो आप समझते ही होंगे, जैसे आपने चैट जीपीटी देखा होगा, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम के थ्रू यहाँ पे इनको पावर यहाँ पे करी जाती है। एंड इसके माध्यम से ये ओरिजिनल कंटेंट को यहाँ पे जनरेट करते हैं। कोई भी आप सवाल पूछो तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी या जेमिनाई जो है वो उसका यहाँ पे जवाब देता है। दिस इज नोन एज जनरेटिव एआई। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पर जो ये जो वर्ड है इक्वाइन, इसका मतलब क्या होता है। देखो दरअसल ये जो वर्ड है ना, ये आपके हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें डंकीज, म्यूल्स वो सब भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया इक्वाइन डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ, इनको जो मेडिकल कंडीशन जो इनको देखने को मिलती है उसी को हम यहाँ पे इक्वाइन डिजीज यहाँ पे बोल देते हैं। अब डिजीज अलग अलग तरह की हो सकती हैं, वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, एंड उस वजह से उस हॉर्स की बॉडी के अंदर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई, नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये सारी अलग अलग चीज़ें, राइट। इसके अलग एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक वायरल डिजीज है जो इंसेक्ट्स के द्वारा कॉज करी जाती है, ठीक है ना। तो उसमें हॉर्स का जो फीवर हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इक्वाइन आपका पायरोप्लाज्मोसिस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये टिक्स के थ्रू यहाँ पे इनके ऊपर डिजीज होती है। फिर आपको ग्लैंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी अलग अलग डिजीज आपके हॉर्सेस को होती हुई देखने को मिल जाती हैं। पर अभी पता क्या हुआ है, हमने एक इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बनाया है। व्हाट डज इट मीन, देखो एक ऐसी जगह बनाई है जो अपने आप में सारे के सारे, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर हॉर्सेस को डिजीज नहीं होंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जो इतनी सारी डिजीज उनको फैलती हैं, जो खतरा उनके ऊपर बना रहता है, वो खतरा नहीं होगा। तो हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए इस तरह से हमने एक फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करी है। कहाँ ये डेवलप करी है सर, ये डेवलप करी गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे आसानी पता क्या हो जाएगी, अगर मान लो दुनिया में किसी भी देश का कोई घोड़ा है, वो हमें इंडिया में लेके आना है, पर हमें डर है कि यार इंडिया में आएगा तो कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं और दिक्कतें ना हो जाएं, कहीं उसको बीमारियां ना लग जाएं, कहीं उसको वायरस बैक्टीरिया परेशान ना करें।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम आराम से उनका यहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट हॉर्सेस का यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया है ना, ये कंप्लाई करता है विद द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। ठीक है, तो कहाँ पर इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड द रिमोट वेटनरी कॉर्प्स आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। बाकी अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से हम 2014 से ऑलरेडी यहाँ पे उससे फ्री रहे हैं। बाकी ये जो आपका EDFC बनाया गया है, इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे आने वाले समय के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहली बार हमने यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड EDFC यहाँ पे भारत में बनाया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स। देखो, प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, दैट इज द विकसित भारत बाय 2047। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में ना दो पर्टिकुलर एल्यूमिनियम और कॉपर के रिगार्डिंग हमने कुछ विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेकर आए हैं। अब इसका क्या मतलब? विजन डॉक्यूमेंट कहने का मतलब, देखो आज के समय हम कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमें आने वाले 20-22 साल जब हम देश आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, उस टाइम के ऊपर हमारा कितनी आत्मनिर्भरता हो पाएगी, वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे एक विजन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनके लिए अनवील किए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं ना एल्यूमिनियम की, तो कोशिश ये है कि अगले 22 साल के अंदर हमें एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन को 6 गुना इंक्रीज करना है। जब कॉपर विजन की बात करें कॉपर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसकी भी डिमांड लगभग 6 गुना बढ़ जाएगी। तो भाई हमें भी अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से ठीक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग आप जानते होंगे एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप अपनी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हीटिंग होती है बहुत हाई टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। फिर बाद में उसकी इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। रिफाइनिंग कैपेसिटी हम यहाँ पे बेहतर करेंगे बाय 2030, ताकि इन दोनों में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब एल्यूमिनियम के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी डिमांड को मीट करने के लिए। तो कोशिश यही है कि पहले तो बॉक्साइट प्रोडक्शन को हम यहाँ पे बढ़ाएं, ताकि रॉ मटेरियल हमारे पास प्रॉपर हो। उसके अलावा एक बात अंडरस्टैंड ये करना कि हम यहाँ पे फोकस सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर भी कर रहे हैं, क्योंकि आप नोटिस करो, एक तो होता है कि आपने किसी रॉ मटेरियल को लिया, फिर आपने उसका प्रोडक्ट बनाया एंड उसके आपने फेंक दिया, है ना। इसको बोलते हैं लीनियर मॉडल या टेक मेक थ्रो मॉडल। पर अगर आप थ्रो करने से पहले कहीं ना कहीं उसको वापस उसको रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली हमारे पास चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, है ना। उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो एक्चुअल में सर्कुलर इकोनॉमी में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग रेट को डबल करें, ताकि हम रॉ मटेरियल्स का इफेक्टिव इस्तेमाल कर पाएं। बाकी कोशिश यही है कि हम लो कार्बन टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन करें। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हम यहाँ पे आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, हमारी कोशिश यही है कि बाय 2047 2047 तक हम चाहेंगे दुनिया की ग्लोबल मार्केट का 10% शेयर अपने पास हो। एंड एक्चुअली ना एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप जानते होंगे क्लीन एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, है ना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों के लिए आपका एल्यूमिनियम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली हमें अपनी प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ानी ही पड़ेगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, दैट इज रिगार्डिंग द कॉपर। कॉपर में जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड 6 गुना बढ़ जाएगी बाय 2047। तो उस तरह से हमें इस डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए हमें फोकस करना होगा, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी होगी। तो कोशिश यही है कि 2030 तक 5 मिलियन टन पर एनम इतना हम ऐड ऑन करें, ठीक है, ताकि हम इस कैपेसिटी को मीट अप कर पाएं। प्लस कॉपर एक्चुअली ना भारत की जो एनर्जी ट्रांजिशन है, हम जिस तरह से चाहते हैं कि समय के साथ हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर पावर हो गया, इन सब के लिए आपका जो कॉपर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। प्लस यहाँ फोकस रहेगा आपका सेकेंडरी रिफाइनिंग के ऊपर। एक्चुअली ना सेकेंडरी रिफाइनिंग वो होती है जहाँ पर हम मेटल्स को और भी ज़्यादा प्यूरिफाई करते हैं। एक तो हो गया प्राइमरी रिफाइनिंग, जब आपने मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट किया, फिर उससे आगे जाके जब कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा अपने मेटल्स को प्यूरिफाई करते हो, वो सेकेंडरी रिफाइनिंग में आ जाता है। तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। बाकी देखो, इंपोर्ट के ऊपर हम उतना निर्भर नहीं रहना चाहते, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, अलग अलग देशों के साथ हम यहाँ पे पार्टनरशिप करें एंड वहाँ पर जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनका एक्सेस भारत को मिल जाए। तो इंपोर्ट रेदर देन होने के बजाय हम अगर पार्टनरशिप्स के माध्यम से क्या कर पाए, हम कुछ एसेट्स को ओवरसीज अलग अलग देशों में जो ओवरसीज एसेट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक्वायर कर पाएं एंड इंश्योर ये कर पाएं कि कॉपर की अवेलेबिलिटी हमारे पास होती रहे। तो ये भी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि रॉ मटेरियल सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएं।
ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ब्रिक्स समिट के बारे में, पर एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दिया ताकि आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यार रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग कि ये हो गया ब्रिक्स के अंदर, वो हो गया, तो मैंने एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा डिटेल में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। देखो आप लोग जानते होंगे कि पिछली बार ना जो 16वां ब्रिक्स का समिट हुआ था वो रशिया कजान के अंदर आपको देखने को मिला था। इस बार का समिट कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। और ये कौन सा समिट था? 17th ब्रिक्स समिट। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। तो इसका फोकस यही था कि किस तरह से हमें ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को यहाँ पे और मजबूत करना है ताकि एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस यहाँ पे उसकी तरफ हम अपने कदम को बढ़ा पाए। अब इसकी कुछ हाइलाइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहली बात तो ये है कि भाई इंडोनेशिया अब फुल ब्रिक्स मेंबर बन चुका है, तो उसको हमने यहाँ पे वेलकम किया। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज हैं। देखो ये मेंबर्स नहीं है, ये पार्टनर कंट्रीज हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द फुल टाइम मेंबर्स। तो फुल टाइम मेंबर्स के जो नया एडिशन हुआ है वो इंडोनेशिया का हमें देखने को मिला है। ठीक है ना, ज्वाइन पहले हो गया था कुछ महीने पहले, बट अब उसको यहाँ वेलकम किया गया। बाकी आप नोटिस कर पाओगे ब्रिक्स ने यहाँ पर बात ये करी कि हमारे जो कॉपरेशन हमारा 3 पिलर्स में सबसे ज्यादा होगा, दैट इज पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। प्लस एट द सेम टाइम अगले साल जो चेयरमैनशिप आने वाली है ना वो दरअसल में भारत के पास आने वाली है, जो इसका 18 समिट होगा, तो उसके लिए भी पूरी सपोर्ट यहाँ पे दी गई। अब नोटिस करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। देखो आप लोग जानते होंगे कि जैसे आपको वर्ल्ड बैंक देखने को मिलता है, राइट, आपको आईएमएफ देखने को मिलता है, तो उसी के काफी हद तक सिमिलर चीजें आपको ब्रिक्स में भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सुना होगा, एनडीबी, या फिर इसको कई बार हम लोग ब्रिक्स बैंक के कॉन्टेक्स्ट में भी जानते हैं, राइट। ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव भी कई बार इसको बोल दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसका काम भी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस देना, सस्टेन डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देना इन वेरियस ब्रिक्स एज वेल एज अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, राइट। उसी तरह से कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी एक तरह से जिन कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उनको यहाँ पे मदद करता है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि एनडीबी के भाई 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये बना था कब? 2014 में बना था, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन जब हुई थी ब्राजील के अंदर, राइट, जो सिक्स समिट था ना जो ब्रिक्स का, उस टाइम बना था। तो 10 साल से ज़्यादा टाइम इसको हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे सीआरए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको भी सेम टाइम पे फोर्टालीजा डिक्लेरेशन के माध्यम से ही फॉर्म किया गया था। तो अब आने वाले समय में कैसे और काम कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, किस तरह से आप एक देश से दूसरे देश में पेमेंट कर पाएंगे क्रॉस बॉर्डर, जैसे इंडिया वाले किसी बंदे को लेट से ब्राजील में पेमेंट करनी है, तो कैसे वो पेमेंट सिस्टम को हम और बेहतर कर पाएंगे, वो यहाँ पे फोकस रहा, इनिशिएटिव हमें देखने को मिला। उसके अलावा न्यू इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि ये भी डिस्कशन में है कि किस तरह से इकोनॉमिक कॉपरेशन हम बेहतर बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें इस बार का तो फोकस ही ग्लोबल साउथ था, तो उसके रिगार्डिंग बात हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएन रिफॉर्म्स की बात हुई है, खासकर अगर हम बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात हुई है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना कि इंडिया तो चाहता ही चाहता है, प्लस ब्राजील भी इनमें से एक देश है जो आपकी चाहता है सदस्यता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो किस तरह से अफ्रीका का, एशिया का, लैटिन अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूएनएससी के अंदर, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, इसके रिगार्डिंग बात हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया और ब्राजील को बैक किया गया इन देयर रोल्स इन द ग्लोबल गवर्नेंस, साथ में ही नए कंट्रीज को वेलकम किया गया। एंड जो यूरोप अफ्रीकन यूनियन जो मेंबर बना है G20 का, ये तभी मेंबर बना था जब G20 समिट भारत में हुआ था। तो एयू जो मेंबर बना है G20 का, उसको पूरी तरह से यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ताकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और आगे यहाँ पे बढ़ पाए। इसके अलावा दोस्तों बात हुई सिक्योरिटी एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग जानते होंगे कि एक कन्वेंशन है CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये अभी तक साइन नहीं हुई है। भारत इसका बहुत बड़ा पक्षधार रहा है एंड हम यहाँ पे टेररिज्म को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं, पर अभी तक यहाँ पे इसका फाइनलाइजेशन हमें नहीं देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश यही है कि कैसे आने वाले समय के अंदर इसको हम फाइनलाइज करवा पाएं, राइट। प्लस जो जम्मू कश्मीर और रशिया में टेररिज्म देखने को मिला उसको हमने यहाँ पे कंडेम किया। इसके अलावा आने वाले समय के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे आपका यूक्रेन, मिडल ईस्ट, सूडान, सीरिया, हैती, इनके अंदर हम मीडिएशन चाहते हैं, मध्यस्थता चाहते हैं, ताकि इनका जो रेजोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक माध्यम से यहाँ पे निकल पाए। ये ओवरऑल ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो गया, एंड साथ साथ जो
यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है 1325, उसको पूरी तरह से यहाँ पे कमिटमेंट यहाँ पे ऑफर की गई, रीफर्म किया गया। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं के ऊपर युद्ध का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से हम इंश्योर ये कर सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर उतना इम्पैक्ट ना आए, और साथ ही साथ हम ये जो युद्ध हैं इनको हम काफ़ी हद तक कम कर पाए, पीस कीपिंग की तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए, ये फोकस रहा। फिर अगर हम बात करें एक पार्ट एनआईआर, एनआईआर का मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं, इट स्टैंड्स फॉर न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आजकल हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की, जहां हम बात कर रहे हैं एआई की और बाकी सभी इस चीज़ों की। तो वहां पर कैसे आपस में कोलैबोरेट किया जा सकता है। प्लस ब्रिक्स एसटीआई कॉपरेशन 2015 से 2025, यहाँ पर एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं। प्लस रिमोट सेंसिंग, सबमरीन केबल्स, इनके रिगार्डिंग भी आपस में कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली हेल्थ एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ब्रिक्स वैक्सीन आर&डी सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पेंडेमिक एग्रीमेंट डब्ल्यूएचओ, उसको यहाँ पे ब्रिक्स पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरह यहाँ पे इनका फोकस है। इवन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे आपकी बातचीत हुई। एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे हर साल हमें कॉप देखने को मिलती है, मैं UNFCCC की बात कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस बार जो कॉप 30 होने जा रही है ना, वो नवंबर के मंथ में होगी, और वो और कहीं नहीं बल्कि आपकी ब्राज़ील के अंदर ही होगी। तो उसको पूरी तरह से यहाँ पे ब्रिक्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया। हमारा जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल 7 है, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, उसकी तरफ कैसे हम काम कर सकते हैं, दैट वाज द फोकस। क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हुई। एंड इस तरह से आपके और भी डिजिटल एंड साइबर कॉपरेशन हो गया, राइट, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी हो गया, इन कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे आपको बातचीत देखने को मिली, ठीक है ना। एक ट्रेड एंड एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में भी है। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपके साथ ना एक वर्ड डिस्कस करना चाहता हूँ, किम्बरली प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। देखो, किम्बरली प्रोसेस अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने ना एक टर्म सुनी होगी, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, और अगर आपने कन्फ्लिक्ट डायमंड नहीं सुना तो शायद आपने टर्म सुना होगा ब्लड डायमंड, ठीक है ना। एक्चुअली पता क्या होता है, आपके कुछ रफ डायमंड्स होते हैं, एंड वहां से जो पैसा ट्रेड के माध्यम से आता है ना, उन रफ डायमंड के ट्रेड से, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लोगों को मारने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट्स होती है उनको गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके वॉर जोन्स के अंदर यहाँ पे जो माइनिंग होती है डायमंड्स की, वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उससे वो वेपन्स खरीदते हैं, वॉयलेंस इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वो होते हैं ब्लड डायमंड्स। लाखों लोग इन पर्टिकुलर डायमंड्स के ट्रेड की वजह से मरते हैं। तो कोशिश ये है कि भाई ये जो आपके डायमंड्स है ना, हम इनको बिल्कुल ना खरीदें इस तरह के। तो इसीलिए हमारे पास ना एक किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जो ये दिखाती है कि जो डायमंड है ना, वो कोई ऐसा डायमंड नहीं है जो किसी कन्फ्लिक्ट जोन से आया है, नो, ये डायमंड फेयर तरह से आया है। तो वो भी हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं, हम उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बारे में, राइट, जो 1995 के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो उसके 30 साल बीजिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो कोशिश यही है कि महिलाओं के लिए हम यहाँ पे अपने वर्क प्लेस को और ज़्यादा सेफ बना पाएँ। महिलाओं का स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर उनके पास प्रॉपर एक्सेस हो, एआई के अंदर भी चीज़ें सही रहें, ठीक है ना। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड अर्बन यूथ एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोगों का आपस में पीपल टू पीपल कॉपरेशन, डिजास्टर रेजिलियंस गवर्नेंस, ये सारी आपके कोलैबोरेशन देखने को मिल जाती है। आई नो थोड़ा बड़ा टॉपिक था, बट जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस करी, क्योंकि ब्रिक्स के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें रिसेंट जो समिट्स हुए हैं उनके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी देखो यार, एक ना इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, कि आप मेंबर समझना। देखो, एक तो आप लोग जानते होंगे कि BRIC जो सबसे पहले था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो आपके ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील, इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ये 4 देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं था पहले, एक्चुअली BRIC था। तो ये 4 देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड इनका एक ग्रुप फॉर्म होता है, 2006 के अंदर फंक्शनिंग होती है, बट 2009 से पहला समिट होता है। बट उसके बाद आगे जाके साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो ये ब्रिक्स बन जाता है। अब हुआ क्या, समय के साथ यहाँ पे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, ये सब भी मेंबर बने, एंड अब इंडोनेशिया भी इसका मेंबर बन चुका है। देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर हमने तो सऊदी अरेबिया भी पढ़ा था। देखो, अभी जो मैंने न्यूज़ मैंने गो थ्रू करी ना, पूरा जो देखा, इवन मैंने आपको जो गवर्नमेंट के सोर्सेज, आप DD न्यूज़ को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, उन्होंने भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आर्टिकल दिया है, उसमें सऊदी अरेबिया का नाम नहीं है। एंड उसका रीज़न यही है कि सऊदी अरेबिया ने अभी कंफर्म नहीं किया है पूरी तरह से कि वो यहाँ पे इसका मेंबर बनेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो आप आर्टिकल्स देखोगे, कुछ जगह सऊदी अरेबिया का नाम है,
बट अगर आप ऑफिशियल सोर्सेज गो थ्रू करोगे वहां पर आपको उसका नाम नहीं देखने को मिल रहा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो पार्टनर कंट्रीज थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी। क्लियर। बाकी जो दो इनिशिएटिव्स हैं, एनडीबी या जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक्स बोलते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कैसे इसको फोर्टलिजा डिक्लेरेशन 6 ब्रिक्स समिट के में फाउंड किया गया था। एंड सिमिलरली जो कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है विच इज प्रिटी मच सिमिलर टू व्हाट आईएमएफ डज, तो वो भी आपको यहाँ पे उसी समिट में आपको बनता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स वाला डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, तो आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे, राइट। और बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था हैम रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ये हाइपर लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, डेफिनेटली। 3/35 इनिशिएटिव टीबी के साथ लिंक नहीं है। दरअसल में 3 का मतलब यहाँ पे आपका टबैको, अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि इसका इस्तेमाल हमें कहीं ना कहीं कम करवाना है, प्राइसेस इनके बढ़ाने हैं टैक्सेस लगा के, दैट इज द फोकस। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। और जो थर्ड है आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इज इनकरेक्ट। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।